डियर साथियों, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 12th बायोलॉजी के वो क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं जो एग्जाम में छपेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अगर मैंने बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो अंतर ही है कि अंतर हमारा है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो हमारा पहला स्वपरागण में पहला पॉइंट आ जाएगा, पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र का तक स्थानांतरण है। देखो, एक पौधे का उसी पौधे पर स्थानांतरण है, लेकिन पर परागण में एक पौधे का अन्य पौधे के पुष्प पर जो है ना स्थानांतरण है। तो बस इतना सा ही अंतर है, जस्ट अपोजिट है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे आपको याद रह जाएगा। ये समयुग्मजता बढ़ाता है, लेकिन यह विषम युग्मजता या विभिन्नताओं को जन्म देता है। ठीक है, यह जैव विकास हेतु आवश्यक है। आगे अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, परागण कारकों पर सीमित निर्भरता इसकी होती है, बट यह वायु, जल, कीट आदि पर निर्भर करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट, जो पहला अंतर है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अब अगले क्वेश्चन पे प्यारे साथियों हम बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अगर वृषण उदर से वृषण कोश में ना जाए तो बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, इसको समझाना है। ठीक है, तो या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना है। वृषण में होने वाली शुक्र जनन की प्रक्रिया को शरीर के सामान्य ताप 2 डिग्री से 3 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है। देखो ध्यान से सुनना, वृषण में होने वाली शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान्य ताप से 2 से 3 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, 2 से 3, जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे भी 2 से 3 डिग्री ताप कम की आवश्यकता होती है। आगे अगर देखें तो मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के ताप के समान अर्थात 37 डिग्री ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्र जनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। अब देखो, सामान्य ताप से 2 या 3 डिग्री कम ताप की जरूरत होती है, लेकिन अगर उदर गुहा का तापमान की बात करें तो 37 डिग्री ही होता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती और जिससे बंध्यता रोग हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना इस अंतर को भी। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंड जनन क्या है? अब ये अंड जनन है, ये क्या है? और अंड जनन में शामिल 2 हार्मोन के नाम लिखिए। तो देखो, मादा पशुओं के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन की प्रक्रिया। देखो, मादा पशुओं के अंडाशय में, जो मादा पशु होते हैं इनके अंडाशय में अंडाणु के निर्माण एवं परिपक्वन की जो प्रक्रिया है, वो एक पूरी प्रक्रिया अंड जनन है प्यारे साथियों। ठीक है, अब यह प्रक्रिया मादा शिशु के भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, और ये जो प्रक्रिया है मादा शिशु के भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाएगी तथा यौन अवस्था में पूर्ण हो जाती है। और यह अंड जननी कोशिका से केवल एक परिपक्व अंडाणु बनाता है। इस प्रक्रिया में जो शामिल हार्मोन है वो है आपका फॉलिकुलर, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये 2 हार्मोन याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों हार्मोन को बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे साथियों। ठीक है, आज की वीडियो में हम 2 और 3 और 4 अंक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेंगे वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना, इनको याद रखना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे साथियों वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल मतलब खीस क्या है, या फिर हम बोले कोलेस्ट्रॉल या खीस जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, नवजात शिशु की आहार पूर्ति हेतु, जो नवजात शिशु होता है इसकी आहार पूर्ति हेतु आरंभ में कुछ दिनों तक दूध निकलता है, उसे कोलेस्ट्रॉल या खीस कहते हैं। देखो, नवजात शिशु की आहार पूर्ति हेतु आरंभ में कुछ दिनों तक जो मां होती है ना, वो कुछ दिनों तक दूध निकलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल
कहते हैं या फिर खीस कहते हैं, ठीक है ना। कुछ दिन बाद फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम में कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व व्यवधान होते हैं। जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें अन्य प्रकार के या कई टाइप के जो है ना, अगर हम कहें, एक सेकंड पहले समझिए, हाँ, कोलेस्ट्रम में कई प्रकार के प्रतिरोधी या फिर एंटीबॉडी हम कहें विद्यमान होते हैं जो पशु का आरंभिक दिनों में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में मदद करते हैं ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना पहले साथियों, ठीक है। चलो, तो ये बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, आप कर पाओगे, बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाओगे और समझ पाओगे इनको, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगर अंडाणु का नामांकित चित्र आपको बनाना है तो ये आप देख सकते हो, ये अंडाणु का जो है नामांकित चित्र है, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है पहले साथियों, अंडाणु होता है, ये यहाँ पर क्या है, अंडाणु है, और ये क्या होती है, यहाँ पर शुक्राणु होती है, ठीक है। और ये जो एक आपको ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है वो आर्य ग्रेड की लेयर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आर्य ग्रेड की लेयर होती है इसमें क्या होता है पहले साथियों, इसके अंदर जो है ना जोना या पेलुसिडा होते हैं, जोना या पेलुसिडा होते हैं। और इसके अंदर जो व्हाइट कलर की एक छोटी सी लेयर दिख रही होगी ये क्या होती है, परिपीतक अवकाश तंत्र होता है, ठीक है। तो इतना आपको ये डायग्राम बना देना है पहले साथियों, ठीक है। चलो इसके बाद पहले साथियों हम अगला क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसे किसे कहते हैं, ये क्या है, तो इस पे हमें बात करना है, ठीक है। तो देखो आप, टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक विधि है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्या है पहले साथियों, टेस्ट ट्यूब बेबी एक विधि है। इसमें पुरुष एवं महिला पार्टनर से क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु लेकर शरीर से बाहर उचित माध्यम एवं परिस्थिति के अंतर्गत निषेचन कराकर भ्रूण बनाया जाता है। ध्यान रखना है, इसमें पुरुष और महिला पार्टनर से क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु लेते हैं और बाहर से उचित जो वातावरण देते हैं और परिस्थिति देते हैं और क्या कराते हैं, निषेचन कराकर भ्रूण क्या करते हैं, तैयार करके भ्रूण बनाते हैं। इस भ्रूण को मादा पार्टनर के गर्भाशय में अंतर्भित कर दिया जाता है, अंतर्भित कर दिया जाता है, इसे ही टेस्ट ट्यूब तकनीक कहते हैं तथा इससे उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, है ना। टेस्ट ट्यूब तकनीक हो गई और इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। क्लियर होगा। चलो आगे हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है पहले साथियों, एमनियोसेंटेसिस विधि क्या है। जो एमनियोसेंटेसिस विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले साथियों, इसको कंप्लीट करो आप, ठीक है। क्या है, गर्भाशय के समय भ्रूण एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से घिरा होता है। जब गर्भाशय होता है तो गर्भाशय के समय जो भ्रूण है एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से घिरा होता है जिसे एमनियोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। अभी एमनियोसेंटेसिस नहीं पर पहुंचे हम, अभी हम एमनियोन पर पहुंचे, ठीक है। तो गर्भाशय के समय भ्रूण एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से घिरा होता है जिसे एमनियोन कहते हैं। इस झिल्ली तथा भ्रूण के बीच एमनियोटिक द्रव होता है। क्या होता है, एमनियोटिक द्रव होता है जिससे भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को लेकर उनका गुणसूत्रीय अध्ययन किया जाता है और इस गुणसूत्रीय अध्ययन को, इस गुणसूत्रीय जांच को एमनियोसेंटेसिस क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्लियर हो चुका है पहले साथियों। चलो नेक्स्ट है, प्रतिजैविक क्या है। तो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उत्पन्न वे जैविक पदार्थ जो रोगाणु को मारने का कार्य करते हैं, प्रतिजैविक कहता है। इतना सा है आंसर पहले साथियों, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न वे जैविक पदार्थ जो रोगाणु को मारने का कार्य करते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। और यह प्रतिजैविक मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक, है ना, एक्टियो माइसिट्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये केवल रोगाणुओं को ही मारने का कार्य करते थे, परपोषित जीवों पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता, है ना। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन होगा, टेट्रासाइक्लिन होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, आदि जो है ये प्रतिजैविक के क्या है, उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, GIFT का पूरा नाम क्या है। तो पहले साल जो GIFT है इसका पूरा नाम क्या है, जीमेड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जीमेड इंट्राफैलोपियन क्या है, ट्रांसफर इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसके अंतर्गत दाता मादा से अंडाणु लेकर, जो दाता है वो मादा से अंडाणु लेकर वैसी स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के शुक्राणु के साथ स्थानांतरित किया जाता है जो संतानोत्पत्ति के लिए इच्छुक रहती हैं परंतु अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, अंडाणु उत्पन्न नहीं करती। एक बार इसको पूरा सा बहुत अच्छे से फिर से समझ ले। तो GIFT है, इसका पूरा फॉर्म क्या है बेटा, जीमेड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दाता मादा से अंडाणु लेकर वैसी स्त्रियों के फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के शुक्राणु के साथ
स्थानांतरित किया जाता है, जो संतान उत्पत्ति के लिए इच्छुक तो होती हैं परंतु अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती। तो प्यारे साथियों ये है आपका GIFT, ठीक है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, ठीक है। किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशागत बदलाव उत्परिवर्तन कहलाते हैं। देखो किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक जो होने वाला जो बदलाव है ना प्यारे साथियों, वो ही जो बदलाव कहलाता है या वंशागत बदलाव उत्परिवर्तन कहलाता है। यह उत्परिवर्तन जीव में असतत विभिन्नताओं के कारण बनते हैं। उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, आपका जीनोमैटिक, ठीक है, और गुणसूत्री व्युत्पन्न, और तीसरा होता है जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले साथियों तो ये उत्परिवर्तन हम कंप्लीट करना है। फिर इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप में 2 अंतर। जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है इसमें आपको 3 अंतर कंप्लीट करने हैं। जीवों में किसी गुण या लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन या एलील के सेट जीनोटाइप कहलाते हैं। जीवों में किसी गुणसूत्र या लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन या एलील के जो सेट होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं, जीनोटाइप कहे जाते हैं। जैसे पौधों में लंबाई के लिए 3 जीनोटाइप TT और जो T स्मॉल t या स्मॉल दोनों T हो सकते हैं, है ना। किसके लिए, जैसे पौधों की लंबाई के लिए 3 जीनोटाइप होते हैं, है ना। और जीनोटाइप का निर्धारण विभिन्न जो संकर प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्लियर, जो ये जीनोटाइप हो गया। अगर फिनोटाइप की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो फिनोटाइप जीव की बाह्य आकृति या लक्षण है। जो फिनोटाइप है जीव की बाह्य आकृति है या फिर क्या लक्षण है जो अवलोकन योग्य होता है। कैसा होता है, अवलोकन योग्य होता है। और फिनोटाइप जीनोटाइप के ही अभिलक्षण है, जैसे लंबा, बौना और जो आदि, ठीक है। तो ये 2 अंतर, इतना हो गया आपका जीनोटाइप और इतना हो गया आपका फिनोटाइप, ठीक है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, दात्र कोशिका अरक्तता को परिभाषित कीजिए। दात्र कोशिका अरक्तता है, इसको हमें परिभाषित करना है। तो देखो ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, दात्र कोशिका अरक्तता एक ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल मतलब अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रभावी रोग है। यह RBC कोशिकाओं के ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड बीटा के जीन में उत्परिवर्तन के कारण क्या होगा, उत्पन्न होता है। यह उत्परिवर्तन के कारण बीटा पॉलीपेप्टाइड में 6वें स्थान पर एमिनो अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल और वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। किस द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है, एमिनो अम्ल, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल और वेलिन के द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। और इसमें RBC की आकृति दात्र हसिया रूप में हो जाती है। कैसी हो जाती है, इसमें RBC की जो आकृति है वो हसिया के रूप में हो जाती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन ढुलाई की क्षमता काफी घट जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, सहलगनता या जो लिंकेज है इसी क्या है, ये किसे कहते हैं, ये पूछा है। तो सहलगनता को परिभाषित हमें यहाँ पर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 2 जोड़ी जीन एक क्रोमोसोम पर स्थित, जब कितने जोड़ी, 2 जोड़ी जीन एक क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं तो F2 पीढ़ी में दोनों जोड़ी जीन के लिए फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 न होकर इस प्रकार होता है कि जनकीय जीन संयोजन से अधिक होने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात नए या पुनर्जीवन संयोजन का अनुपात कम होने की प्रवृत्ति होती है। मॉर्गन ने इस प्रक्रिया को सहलगनता नाम दिया। किसने दिया, मॉर्गन ने। ठीक है, कुछ लक्षण एक्स क्रोमोसोम से सहलगनता दर्शाते हैं, जैसे हीमोफीलिया बीमारी से संबंधित जीन है। ठीक है, तो सहलगनता मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण सहलगनता और एक अपूर्ण सहलगनता। तो ये पूर्ण सहलगनता है और अपूर्ण सहलगनता है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे पहले साथियों। ठीक है, चलो इसके बाद अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड को परिभाषित करना है। जो अनुवांशिक कोड है या जेनेटिक कोड है ये क्या है, तो सुनो। डीएनए के 4 अनुक्रम मौलिक रूप से हमारे सारे गुण को कोड के रूप में संरक्षित रखते हैं। किसके, डीएनए के 4 अनुक्रम। ठीक है, हमारे सारे गुणों को एक कोड के रूप में संरक्षित रखते हैं, जैसे एक कोड हो इस टाइप से संरक्षित रहते हैं। इन्हीं 4 अनुक्रम का पूरा mRNA रज्जुक अनुलेखन के फलस्वरूप तैयार होकर इस सूचना को एमिनो अम्ल अनुक्रम के रूप में डिकोड करता है। देखो, अब जो RNA है वो डिकोड करता है और ये कोड जो होता है इसको डिकोड कौन करता है, RNA। ठीक है, करता है। और mRNA पर 3 क्षारों की इकाई एमिनो अम्ल निर्धारित करती है और त्रियक क्षारीय रूप में mRNA पर उपस्थित
जो सूचना है वो अनुवांशिक कूट कहलाती है। ठीक है, तो जो mRNA पर जो भी सूचना आती है वो ही अनुवांशिक कूट कहलाने लगती है। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। और अगला हमारा क्वेश्चन है एड्स और HIV का पूरा नाम। तो भाई साहब एड्स और HIV का पूरा नाम, तो देखो एड्स का क्या है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, देखो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी स्पेलिंग है, इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। नेक्स्ट है HIV का ह्यूमन यूमिनो वायरस, ह्यूमन यूमिनो वायरस, ह्यूमन यूमिनो वायरस। ठीक है, क्लियर हो चुका मेरे साथियों, तो ये हमारे बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है एलर्जी, क्या है एलर्जी को आप बता दो। तो देखो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों है ना के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की अंतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। जैसे हमें लगता है ना चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है, यही जो चिड़चिड़ाहट है प्यारे साथियों, यही तो जो चिड़चिड़ाहट है ना, यही क्या है प्यारे साथियों, एलर्जी है ना। तो पर्यावरण में मौजूद, एक सेकंड, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों जैसे धूल की चिड़चिड़ी, परागकण, प्राणी, लघुशल्य आदि जो भी होता है, ठीक है, कि प्रति शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो अंतररंजित अनुक्रिया होती है ना, या फिर हम ऐसा बोले एक्सेसिव जो रिस्पॉन्स होता है वही एलर्जी है। वैसे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं जो एलर्जेन कहलाते हैं। और एलर्जी के लक्षण है नाक में खुजली होना, नाक का बहना, छींकाना, गले में खुजली, खराश, ये सब एलर्जी के लक्षण है। ठीक है, औषधि व्यसन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा, एक सेकंड रुकेंगे। औषधि व्यसन क्या है, तो जो औषधि व्यसन है वो देख लो। औषधि व्यसन एक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। कुछ पदार्थ जैसे अल्कोहल है ना, मारिजुना, निकोटीन आदि का प्रयोग शुरू में सामान्य माहौल में खुद की संतुष्टि के लिए नशे के रूप में होता है, परंतु बाद में इसके दुष्प्रभावों के लक्षण आने पर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। इसी स्थिति को औषधि व्यसन कहते हैं, है ना। कि भाई पहले तो हमें अच्छा लगता है कि भाई ये काम कर लो, लेकिन बाद में अगर हम चाहें भी छोड़ना तो नहीं छोड़ सकते। जैसे राजश्री का ले लो, तो पहले तो एक दो बार खाओगे राजश्री, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन जब उसका नुकसान होगा तो फिर आप छोड़ोगे, तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो यही है औषधि व्यसन। ठीक है, एड्स रोग किन कारणों से होता है, कोई दो कारण आपको लिखना है, तो दो कारण नहीं बैठ सकते, हम आपको बहुत सारे कारण आपको दिखा रहे हैं। देखो एड्स रोग HIV के संक्रमण से होता है। एड्स संक्रमण के कारण जो है संक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों को आधान से है ना संक्रमित सुइयां साझा करने से इन सबसे होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताएं और लाइक यार जरूर कर दें, है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना प्यारे साथियों, तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अभी नहीं किया है तो प्यारे साथियों इसको सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, है ना। थोड़ा सा और हमारा बचा है, हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है पहले साथियों, प्राथमिक तथा द्वितीयक बाह्य मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक बाह्य मल उपचार के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, प्राथमिक अंतर है, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत बाह्य मल से भौतिक विधियों द्वारा बड़े छोटे कणों को अलग कर दिया जाता है, जबकि द्वितीय उपचार में बाह्य स्त्राव का सशक्त जैविक क्रियाओं द्वारा वायवीय अपघटन कराया जाता है। तो इस देखो प्राथमिक उपचार में अलग कर दिया जाता है, जबकि द्वितीय उपचार में क्या करता है, वायवीय अपघटन कराते हैं। ठीक है, इसमें निस्यंदन तथा अपशोधन प्रक्रियाएं आती हैं, जबकि द्वितीय उपचार के दौरान बाह्य स्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन का कार्य सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है, जिससे बीओडी लगातार कम हो जाता है, और बीओडी लगातार कम होगा उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा हमारा जल। ठीक है, तो ये पहला हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कह रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बस आपको तैयार करना है, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। बायो पायरेसी या जैव चोरी पर टिप्पणी लिखो। जो बायो पायरेसी है या जैव चोरी क्या है, तो देखो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उसके संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना जैव चोरी या बायो पायरेसी कहलाता है। ये इतना आपको तैयार कर लेना है प्यारे साथियों, बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं रहने वाली। ठीक है, नेक्स्ट गोल्डन राइस क्या है, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोल्डन राइस के बारे में पूछा है, गोल्डन राइस क्या है, तो देखो
गोल्डन राइस धान की एक है ना पारजीवी किस्म है। और धान की क्या है, एक पारजीवी किस्म है जिसमें अनुवांशिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर विटामिन ए का जीन समावेशन किया जाता है। इस किस्म से प्राप्त चावल में विटामिन ए होता है जो विटामिन ए की पूर्ति करता है। तो गोल्डन राइस में क्या होता है, आपके ऑप्शन ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन हो सकता है, होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, विटामिन ए। क्लियर होगा। तो ये प्यारे साथियों हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गए, और हम कल जो है ना वो कंप्लीट करेंगे 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर।